So let us start the class again. So we were talking about the Registration Act 1908. Now we have dealt with Section 27. Section 27 तक हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्या है आपका Section 28 से 31 में क्या बताया गया है. सो अब यहाँ पे आपका बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन सी प्लेस पे रजिस्टर होंगे. So it deals with the place of registering the documents in the office of sub registrar, registrar etc. ठीक है. अभी आपको ये बताती आ रही हूँ मैं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवा रहे हो कहाँ पे करवाओगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके. ठीक है, या तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके या रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाके. सो सेक्शन 28 आपका जनरली क्या प्रोवाइड करता है कि वहां पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आपकी बात की गई है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट होंगे. किसके ऑफिस में? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में. और वो कौन से सब रजिस्ट्रार की? जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में है वो प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में है प्रॉपर्टी. सी within whose sub district the whole or some portion of the property to which the document relates is situated. तो जिस jurisdiction में प्रॉपर्टी है उसी ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए दोगे. नाउ सपोज अगर कोई भी पार्ट है प्रॉपर्टी का जो सब डिस्ट्रिक्ट में, जिस सब डिस्ट्रिक्ट में आप प्रेजेंट कर रहे हो वहां पे कोई भी पार्ट प्रॉपर्टी का सिचुएट नहीं है और वहां पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर दी है उस ऑफिसर ने, तो वहां पे वो रजिस्ट्रेशन क्या होगी? वॉइड होगी. सपोज आपकी लुधियाना ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट सिचुएटेड नहीं है, लेकिन वहां के सब रजिस्ट्रार ने सपोज आपको प्रॉपर्टी आपने रजिस्टर कर दी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर दिए हैं, तो वो आपके रजिस्ट्रेशन क्या होगा? वॉइड होगा. एंड इट वाज हेल्ड इन हरेंद्र लाल रॉय वर्सेस हरिदास देवी 1914-41 IA 110 कैलकाटा 972. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे ये आपका हेल्ड हुआ था कि अगर आपकी जिस सब डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी नहीं है वहां पे रजिस्टर हो गई है प्रॉपर्टी, तो वो रजिस्ट्रेशन वॉइड होगी. सो अब ये बर्डन किस पे है? ये कि ये प्रॉपर्टी उनकी ज्यूरिसडिक्शन में ही सिचुएटेड है. तो बर्डन किस पे है? जो पर्सन उन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहा है, जो वो लेके आ रहा है डॉक्यूमेंट्स, जो पर्सन उन डॉक्यूमेंट्स को लेके आ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर दो, उसी पर्सन के पास, उसी पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये उस ज्यूरिसडिक्शन में लाई करती है. इट इज क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका केस है, इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? जो भी हमने केस की बात की है, दैट इज हरेंद्र लाल रॉय वर्सेस हरिदास देवी. इसमें क्या हुआ था आपका कि यहाँ पे एक फिक्शियस एंट्री थी, और वो फिक्शियस एंट्री मींस फॉल्स एंट्री थी एंड वाज इंटेंशनल. पार्टीज ने यूज किया था किस पर्पस के लिए? रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाने के लिए वो फिक्शियस एंट्री यूज की थी सब डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी का पार्ट सिचुएटेड नहीं था. या उन्होंने क्या किया कि एक्चुअली ट्रांसफर कर दिया या फिर इंटेंशन कर दी अपनी कि प्रॉपर ट्रांसफर कर देंगे और इस सब रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. तो यहाँ पे क्या था? रजिस्ट्रेशन लॉ पे फ्रॉड कमिट किया जा रहा है. तो अगर उनकी जो रजिस्ट्रेशन अगर वो ऑब्टेन भी करेंगे बाय मींस ऑफ फ्रॉड, तो वो वैलिड नहीं होगी. सो नो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय मींस देयरऑफ इज वैलिड. वो क्या होगी? आपकी वॉइड रजिस्ट्रेशन होगी क्योंकि आपने फ्रॉड कमिट किया. सो दिस वाज रिगार्डिंग दी सेक्शन 28. तो रिपीटिंग इट अगेन कि जो आपका सेक्शन 28 है वो क्या कह रहा है कि जो उसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, सेक्शन 28 क्या प्रोवाइड कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपके मेंशन किए गए हैं वो किससे रिलेटेड है? मूवेबल प्रॉपर्टी और ज्यूरिसडिक्शन में आपको प्रेजेंट करने सब रजिस्ट्रार को. अगर वो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो वो क्या होगा? आपका वॉइड होगा. इट विल नॉट बी वैलिड. दिस वाज सेक्शन 20. नाउ व्हाट सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट? वो क्या कह रहे हैं? प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स. और डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने की प्लेस बता रहे हैं सेक्शन 29. सेक्शन 30 क्या है? देखो ये मैं बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रही हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट गो थ्रू दीज सेक्शंस. सेक्शन 30 क्या कह रहे हैं कि कुछ केसेस में, सेक्शन 30 क्या है, कुछ केसेस में रजिस्टरर है वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं.
provides that in certain cases registrar may register the documents. See, just a minute, hold on guys. सेक्शन 29 और 30 के एक बार क्लियर लैंग्वेज देख लीजिए प्लीज. एवरी डॉक्यूमेंट, सी सेक्शन 29 place for registering other documents, every documents not being a document referred to in section 28 or a copy of decree or order. ठीक है, तो यहाँ पे पहले उन्होंने every document बना दिया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 28 में रेफर किए गए वो नहीं इंक्लूड होंगे, या फिर किसी ऑर्डर की कॉपी नहीं इंक्लूड होगी, या डिक्री की कॉपी इंक्लूड नहीं होगी उस डॉक्यूमेंट में. तो एवरी डॉक्यूमेंट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकते हो. किसके ऑफिस में? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में, उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए थे, या फिर और इन द ऑफिस ऑफ एनी अदर सब रजिस्ट्रार, किसी और ऑफिस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा सकते हो, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, at which all the persons executing the claim under the document desire the same to be registered. कि जितने भी persons डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्जीक्यूट रजिस्टर होना चाहिए, तो वो वहां पे दूसरे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर किया जाएगा. Subsection 2. A copy of the decree or order may be presented. A copy of the decree or order may be presented for registration in the office of sub registrar. ठीक है, जो कॉपी है डिक्री की या ऑर्डर की वो प्रेजेंट की जा सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनल डिक्री या ऑर्डर हुआ था. या फिर और यहाँ पे देखिए प्लीज, मैं और मेंशन किया तो आइदर दिस और दैट. सो और यहाँ पे डिक्री या ऑर्डर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो किसी और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी रजिस्टर हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्लेम कर रहे हैं अंडर द डिक्री और ऑर्डर. वो डिजायर है कि उसको डिक्री है या ऑर्डर की कॉपी को आपने रजिस्टर करवाना है. तो ये आपका था सेक्शन 29. नाउ व्हाट सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट? It talks about registration by the registrars in certain cases. तो कोई भी रजिस्ट्रार है, ठीक है, रजिस्ट्रार है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन में वो डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा, रजिस्टर करेगा, कि उसके पास इतनी पावर है कि वो अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट्स को ले सकता है, रजिस्टर कर सकता है, जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे, एंड दैट इज सबऑर्डिनेट टू हिम, व्हिच माइट बी रजिस्टर्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार, जो कि उससे सबऑर्डिनेट है, रजिस्ट्रार से सबऑर्डिनेट है. इज इट क्लियर? सेक्शन 31 देखिए, रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेजिडेंस. तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी केसेस में जो रजिस्ट्रेशन है या फिर डॉक्यूमेंट्स का जो डिपॉजिट है इस एक्ट के अंडर, वो कहाँ पे होगा? इट शैल बी मेड एट द ऑफिस ऑफ द ऑफिसर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट टू सेम द रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट. ऑर्डिनरी केसेस में रजिस्ट्रेशन है या डॉक्यूमेंट्स को आप डिपॉजिट करवा रहे हो इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, वो कहाँ पे होंगे? सिर्फ उस ऑफिस में होंगे, उस ऑफिसर के ऑफिस में होंगे जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर ले या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स की डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर ले. बट देयर इज अ प्रोवाइजो रिगार्डिंग दिस. प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि ये सच ऑफिसर मे ऑन स्पेशल कॉज, सच ऑफिसर ऑन may on special cause being shown attend at the residence of any person desiring to present a document for registration or to deposit a will and accept for the registration or deposit such documents on. प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि जो ऑफिसर है जिसपे ये स्पेशल कॉल शो किया गया है, वो उस पर्सन के रेजिडेंस पे अटेंड कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिए उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए, या फिर किसी विल को डिपॉजिट करवाने के लिए, या रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करवाने के लिए, या फिर उसको डिपॉजिट करवाने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करवाने के लिए, या फिर विल प्रेजेंट करने के लिए उनके घर पे भी वो अटेंड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो दिस वाज रिगार्डिंग सेक्शन 29, 30 एंड 31. तो अब नेक्स्ट क्या है आपका?
रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। सो सेक्शन 47 देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन 47 सेज जिस टाइम से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट हो रहे हैं, कौन से टाइम से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑपरेट होंगे, इसको ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। 48 क्या है, 48 क्या है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो कब इफेक्ट होंगे अगेंस्ट दी ओरल एग्रीमेंट, इज इट अगेंस्ट दी ओरल एग्रीमेंट। सो सेक्शन 47 ये क्या है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कौन से टाइम से कब से ऑपरेट होंगे। सेक्शन 48 क्या कह रहे हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो कब इफेक्ट होगा अगेंस्ट दी ओरल एग्रीमेंट्स। एंड सेक्शन 49 में क्या कह रहे हैं कि नौ अगर जो डॉक्यूमेंट्स को आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं, इज इट क्लियर, जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड करवाने चाहिए थे लेकिन आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं उनका क्या इफेक्ट होगा। सेक्शन 50 क्या कह रहा है, सर्टेन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट दी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, इज इट क्लियर। ये आपके 47 से लेके 50 तक थे। नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, कुछ आपको पता है जो भी लॉ है हमारा उसमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है, तो देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या है इस एक्ट के, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इट मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 और 4 लेटर्स, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है या डॉक्यूमेंट है जो आपने रजिस्ट्रेशन कराना है वो क्या है, राइटिंग में होना चाहिए। सो इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो राइटिंग में आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन की गई है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे आपको क्या डिफाइन किया गया है, होल्ड ऑन गाइस। See, two clauses. Immovable property includes land, building, hereditary, allowance, right to way, lights, ferries, fisheries, और एनी अदर बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड। यहाँ तक देखो पहले, तो वहां पे उन्होंने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड हो रहा है, आपकी लैंड्स इंक्लूड हो रही है, बिल्डिंग्स इंक्लूड हो रहे हैं, हेरिडेटरी अलाउंस इंक्लूड हो रहा है, राइट टू वे है, लाइट्स है, फेरीज है, फिशरीज है, या फिर कोई और बेनिफिट जो लैंड से राइज हो रहा है, इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट, ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, अर्थ के साथ जो थिंग्स अटैच हैं वो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर परमानेंटली फास्ट इनटू एनीथिंग व्हिच इज अटैच टू दी अर्थ, परमानेंटली फास्ट इनटू एनीथिंग व्हिच इज अटैच टू दी अर्थ। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के साथ वो बिल्डिंग क्या है, अर्थ में अटैच है, अब वो उसके साथ जो विंडोज है, डोर्स है, ठीक है, दैट इज परमानेंटली फास्ट इन, कि ये डोर्स विंडो परमानेंटली फास्टन किया आपने किस इंटेंशन से कि परमानेंट इसको यही रखना है, तो वो क्या आएगा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। तो ये सारे आपके मूव प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो रहे हैं। बट यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स नॉर ग्रास। बट क्या इंक्लूड नहीं होता, तीन चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं आपकी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, इज इट क्लियर। तो ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। अब ट्रीज है, trees है, they are attached to the, trees are attached to the immovable property, ठीक है, जो trees है वो अटैच है, अर्थ के साथ अटैच्ड है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो trees except where the trees are standing timbers, उनको छोड़ के बाकी trees क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आपके नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं। नाउ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इट सेज, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके प्लेनली हम क्या कह सकते हैं इसको, इंटेंडेड टू ऑपरेटिव इमीडिएटली, एकदम से ऑपरेट हो रहे हैं, उसको नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, इज इट क्लियर। कि अब जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो टेस्टामेंट्री है या नॉन टेस्टामेंट्री है, ये डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इज इट क्लियर। और यहाँ पे अगर हम विल कह रहे हैं, विल कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, इज इट क्लियर, फैक्ट दैट इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ विल, अगर उसको विल कह रहे हैं, विल वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या है अब आपका, कि
जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है, उनकी जो राइट्स हैं वो कहां से वेरी करती है? इट वेरीज द राइट्स, राइट्स को वेरी कर रहे हैं जो कि पहले इंस्ट्रूमेंट्स ने राइट की है। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट में अगर राइट्स वेरी कर रही है तो उनका इफेक्ट है कि दे कैन क्रिएट सम न्यू राइट्स, ठीक है, नई राइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी राइट्स को वो खत्म कर सकते हैं एज अ फ्रेश डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी? प्रपोर्ट और ऑपरेट, प्रपोर्ट और ऑपरेट। तो प्रपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपकी इंटेंशन है ट्रांसफर करने की, वेयर यू हैव इंटेंशन टू ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी। और ऑपरेट का मतलब क्या है? एक्चुअल ट्रांसफर। परपोर्ट इंटेंशन है ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ऑपरेट क्या है? एक्चुअल ट्रांसफर है। सो ये जो वर्ड्स है ये क्या रेफर कर रहे हैं? इमीडिएट इंटेंशन रेफर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की, इज इट क्लियर? और ना कि कोलेटरल इफेक्ट्स उनकी इफेक्ट कर रहे हैं, ना कि अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस को वो रेफर कर रहे हैं। किसको रेफर कर रहे हैं? इंटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी? क्रिएट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रिएट? तो क्रिएट क्या है कि कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जिसका मतलब है, कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जिसका मतलब है कि इनकी जो ऑलरेडी ओरिजिनेट थी, जो राइट्स ओरिजिनेट हुए उसका इफेक्ट हो रहा है, इसलिए जो राइट्स ओरिजिनेट हुई है दैट हैज टू टेक प्लेस, वो टाइटल का टेक प्लेस होगा, ठीक है। टाइटल किसका टाइटल है, उसका क्या इफेक्ट है, इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट है, तो दैट विल बी गवर्न्ड बाय द वर्ड क्रिएट। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? डिक्लेयर। डिक्लेयर मींस डिक्लेरेशन ऑफ अ विल, कि आपने किसी चीज को डिक्लेयर कर दिया, तो स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर दिया, तो वो क्या हो गया? डिक्लेयर। इज इट क्लियर? जिससे कि रिलेशनशिप चेंज हो रहा है वो क्या है? डिक्लेयर। नेक्स्ट क्या है आपकी? लिमिट। लिमिट का मतलब है कि क्या, इसका मीनिंग है कि कुछ राइट्स और इंटरेस्ट को लिमिट करना इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इज इट क्लियर? कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट्स और इंटरेस्ट को लिमिट करना। एक्सटिंक्यूश मींस खत्म करना। ये काउंटर पार्ट है किस वर्ड का? क्रिएट का। सो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में है, उसमें पार्टीज में राइट क्रिएट हो रही है इक्वली, तो वहां पे क्या है? एक्सटिंग्विश भी इक्वली होगी, मींस की खत्म भी इक्वली होगी। जब एक पार्टी की राइट क्रिएट हो रही है, दूसरी पार्टी की राइट क्या है? खत्म हो रही है। एक्सटिंग्विश, साइन। तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आप क्या कर रहे हो? कैंडल कर रहे हो, कैंडल कर रहे हो, सॉरी। इज इट क्लियर? क्रिएट, असाइन, डिक्लेयर। इज इट क्लियर? तो यही बताया था मैंने आपको, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो। सो नाउ असाइन। असाइन मींस आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी, इज इट क्लियर? प्रॉपर्टी राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हो दूसरी पार्टी को, दैट इज असाइन। नेक्स्ट है राइट टाइटल इंटरेस्ट। राइट टाइटल इंटरेस्ट ये किसके रिलेशन में है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, और ये वेस्ट होंगे बाय प्रेजेंट बाय, ये जो मैंने आपको बोला था, ये जो आपका राइट टाइटल, राइट और इंटरेस्ट है, ये वेस्टेड भी हो सकता है, कॉन्टिजेंट भी। वेस्टेड मींस जैसे आपकी बर्थ राइट है, जैसे बर्थ बॉर्न हुए हो, प्रेजेंटेड बाय बर्थ। लेकिन कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या है? ऑन द हैपनिंग ऑफ सम कंडीशंस। सो गाइस, दिस वाज रिगार्डिंग द definition clause. Is it clear? This was regarding the definition clause. Now in the next session we are going to discuss very important section, that is section 17. Important and very interesting section. So any doubt guys? Any doubt in today's lecture? Okay, you can read and ask me tomorrow. So thank you guys. I'll wind up my lecture over here.